सभापति उपसभापति महोदय, मैं इस बैंकरप्सी कोड विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बोलना तो कुछ और चाहता था, लेकिन माननीय सदस्य राजीव शुक्ला जी ने देश के विकास के संबंधित इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर देश के नागरिकों के सामने इतना झूठ परोस दिया है और इतना संशय पैदा कर दिया है कि मुझे लगता है कि पहले जो इन्होंने झूठ बोले हैं और जो तथ्यात्मक बातें गलत कही हैं, उन बातों को ठीक से सदन के सामने रख दिया जाए। माननीय शुक्ला जी ने जब अपनी बातें शुरू की और जब ख़त्म की, उन्होंने यही कहा कि ये सारी संपत्तियां कौड़ियों के मूल्य बेच दी जा रही हैं। 100 रुपये की चीज़ 4 रुपये में। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं उन्हें यहाँ रख रहा हूँ। ये सितंबर 2025 का रियलाइजेशन मैट्रिक्स है एनसीएलटी के संदर्भ में। रियलाइजेशन एज ए परसेंटेज ऑफ द लिक्विडेशन वैल्यू 170%। रियलाइजेशन एज ए परसेंटेज ऑफ फेयर वैल्यू 93.79%। हेयर कट रिलेटिव टू द admitted claim 67, haircut related to the fair value 6%। सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, इन्होंने कहा कि बैंकिंग की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। मैं कुछ बैंकिंग के आंकड़े भी नहीं, उन्हें छोड़िए, मंत्री जी का रिप्लाई आएगा। नहीं, उपसभापति महोदय आप उन पर ध्यान मत दीजिए, बस इधर ही रहिए। मुझे आपको संबोधित करके बोलना है। उन्होंने तो जितना परोसना था रायता परोस लिया। इस विधेयक के 2016 में लागू होने के आसपास बैंकों का शेड्यूल कमर्शियल बैंक का एनपीए, ग्रास एनपीए 11.18% था और इस विधेयक के लागू होने के बाद अगर 8 वर्षों का समय देखा जाए तो मार्च 2024 में ये ग्रास एनपीए घट करके 2.75% आ गया। कहाँ 11.1, ये बैंकों का रोना रो रहे थे, इसलिए मैं इन्हें बता रहा हूँ। 11.18% से घट करके 2.7% हो गया और सितंबर 2025 में यह फिर घट करके 2.05% हो गया। पब्लिक सेक्टर बैंक का ग्रास एनपीए 14.58% था उपसभापति महोदय। मार्च 2024 में यह घट करके 3.47% हो गया और सितंबर 2025 में यह घट करके 2.3% हो गया। नेट एनपीए शेड्यूल कमर्शियल बैंक 5.94% था, जो घट करके सितंबर 25 में घट करके 0.48% हो गया और प्रोविजनल कवरेज रेशियो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का 62.96% था, जो बढ़ करके 93.24% है। विषयांतर हो जाएगा और आप समय भी नहीं देंगे, अन्यथा इनके शासनकाल में इस देश में जो ट्विन बैलेंस शीट की समस्या आई थी, मैं उसकी पूरी रिपोर्ट अपने पास अध्यक्ष महोदय रखे हूँ और मैं आपके माध्यम से सदन में ला सकता हूँ। इन्होंने कहा कि बैंकों की स्ट्रक्चर बड़े खराब हो गए आर्थिक रूप से। सच्चाई क्या है कि 2024-25 में शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने अब तक का सर्वाधिक प्रॉफिट 4,01,000 करोड़ रुपए दर्ज किया है और पब्लिक सेक्टर बैंक ने 1,78,000 करोड़ रुपए अपने प्रॉफिट के रूप में 24-25 में दर्ज किए। उपसभापति महोदय, जब यह कानून नहीं था तो ऐसी जो स्ट्रेस संपत्तियां होती थी उनका सिर्फ 15 से 20% उनकी रिकवरी हो पाती थी। इस कानून के आने के बाद से, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के आने के बाद से 24-25 में द रिकवरी रेट हैज रीच्ड टू 36.6% और यहाँ तक कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग ने इंडिया के इंसॉल्वेंसी रेजीम की रेटिंग को
ग्रुप सी से बढ़ा करके ग्रुप बी में कर दिया 3 दिसंबर 2025 को। और आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि बैंकों ने जितनी रिकवरी कर ली उसका 52% करीब करीब इस कानून के आने के बाद से और इस कानून के माध्यम से हुआ। महोदय, 65 साल इनकी सरकार रही है। अभी ये कह रहे थे कि जेटली साहब ने बड़ा अच्छा किया जो ये विधेयक ले आए। 65 सालों में इन्होंने कभी चिंता नहीं की है। आज तक इस देश में आज़ादी के बाद इंसॉल्वेंसी को लेकर उन सरकारों ने कभी कोई क्लियर कट ओपिनियन नहीं बनाई। सिर्फ एक कानून जिसको कहा जा सकता था जो ये लाए वो कंपनी एक्ट लाए, कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी एक्ट 2013 इनकी सरकार जाने के पहले। मैं उन सभी एक्ट्स की कॉपीज लाया हूं अध्यक्ष महोदय। ये जो उद्योग धंधे चलते हैं ये सिर्फ व्यापारियों की उद्यमशीलता पर नहीं चलते हैं, उनके इंटरप्रीनरशिप का महत्व होता है, लेकिन किसी भी उद्योग को खड़ा करने में उनके इंटरप्रीनियरशिप के अलावा जो मशीनरीज होती हैं, जो आधुनिक टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो श्रम शक्ति होती है वो भी महत्वपूर्ण होती है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कैपिटल, पूंजी। ये भ्रम ये न पैदा करें कि उद्योग धंधे सारी अपनी पूंजी लगा करके व्यापार को खड़ा करते हैं। यह पूंजी इन्हीं बैंकों से मिलती है, इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलती है। और यह पूंजी देने वाले लोग अगर पूंजी देते हैं तो उसकी रिकवरी भी चाहते हैं। मैंने किसी से अगर ऋण लिया है तो मुझे ऋण वो ब्याज सहित तो वापस करना पड़ेगा। और अगर समाज में ये मान्यता बन जाएगी कि देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जो पूरी तरह लॉलेस है, कानून का राज्य नहीं है, आप किसी को भी पैसा दे दोगे वो लूट के खा के बैठ जाएगा, तो दोबारा उद्योगों के लिए पैसा नहीं मिलेगा। उद्योग धंधे बैठेंगे तो देश बैठेगा। इसलिए उद्योग जितना महत्वपूर्ण है, उस उद्योग की जो रीढ़ की हड्डी है उसको मिलने वाला पूंजी निवेश और उसका उचित ब्याज के साथ उसकी वापसी, वह दोनों महत्वपूर्ण है। इनके इस एक्ट में अध्यक्ष महोदय, मैं 2013 के एक्ट की बात कर रहा हूं। 1956 के एक्ट में तो एक व्यवस्था भी थी इनके कि यदि किसी ने किसी कंपनी को कोई ऋण दिया है तो वह ऋण वापसी के लिए सरकार को पिटीशन कर सकता है। यह बोर्ड वोर्ड नहीं था, लेकिन सरकार के पास जाने का रास्ता था। 2013 के एक्ट में इन्होंने ये प्राविधान भी वापस कर लिया कि यदि किसी व्यक्ति ने ऋण लिया है तो उसका ऋण, अगर किसी व्यक्ति ने अगर ऋण दिया है और उसका ऋण अगर डेप्टर दे नहीं रहा है तो वह कहां जाए तो कहां जाए, वह व्यवस्था भी इनके कंपनी लॉ एक्ट में खत्म हो गई थी। उपसभापति महोदय, इस एक्ट के आने के बाद से हुआ क्या? 31 दिसंबर 2025 तक 1376 कंपनियों का रिजोल्यूशन हुआ और 4,11,000 करोड़ की कहते कौड़ी के भाग बेच दिया गया। 4,11,000 करोड़ की वापसी हुई। इतना ही नहीं, पिछले 2016 से लेकर अब तक जो दबाव बना है कि आप ऋण लेके भाग नहीं सकते हैं, उसका फल यह हुआ है कि जब एप्लीकेशंस डाली जाती हैं तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के पहले ही वह लोग जो ऋणदाताओं का पैसा लेकर बैठ जाते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि ईमानदारी से पैसा वापस कर दो। और एक एप्लीकेशन पढ़ने के बाद अध्यक्ष महोदय, 32,179 केसेस में ऐसे ऋण लेने वालों ने, कारपोरेट डेप्टर्स ने खटाखट अपना ऋण चुका दिया और कहा यह एप्लीकेशन वापस ले लो। और सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, कुल 14,62,000 करोड़ रुपए की वापसी प्री एडमिशन स्टेज पर ही हो गई। और जो बार बार हेयर कट्स की आप बात कर रहे हैं, आईबीसी हैज रियलाइज्ड 94.95% of the fair value and 171.54% of the liquidation value। और इसका फायदा उद्योगों को मिला। अध्यक्ष महोदय, ये उद्योगों की चिंता कर रहे हैं ना,
जिन लोगों को उनके ऋणदाताओं ने इन आईबीसी में ले जाने का फायदा किया, उनका जब रिजोल्यूशन पास हुआ और वो लिक्विडिटी के स्टेज में नहीं गए तो उनका फायदा क्या हुआ? उनका फायदा यह हुआ कि उनका एवरेज सेल बिक्री 89% बढ़ गई, कि उनकी एसेट यूटिलाइजेशन 131% बढ़ गई, कि उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर 106% बढ़ गया, कि वहां अब तो सभापति महोदय, उप सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू आपका समय समाप्त हो चुका, कैसे खत्म करूंगा? ये तो अभी तो विषय पे मैं आया नहीं, अभी तो मैं खाली माननीय सदस्य का जवाब दे रहा हूं। ना बोलिए। हाँ, एम्प्लॉयमेंट अध्यक्ष महोदय, इन एम्प्लॉयमेंट, अरे बैठा संजय सिंह तो नहीं बोले थे, बोला आराम से बोला। तो नौकरियां, थैंक यू सर, धन्यवाद आपको। अब तो विपक्ष भी चाहता है सभापति महोदय। और नौकरियां 200% बढ़ गई और उनकी पूंजी 2,08,000 करोड़ से बढ़ करके 9 लाख करोड़ हो गई। ये बताना इसलिए जरूरी था। धन्यवाद। या धन्यवाद, अभी और सुन लीजिए तब धन्यवाद दीजिए। बता दिया इसलिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय थोड़ा और सुन लीजिए। अब तो मैं विधेयक पर, आपका समय समाप्त हो चुका। अब तो मैं विधेयक पर आने जा रहा हूँ। नहीं, विधेयक पढ़ चुके हैं। अब देखिए सर, आपका समय न तो नेता है, न उपनेता है, न मैं ही हूँ सब कुछ। विधेयक आपके बीच में सब देवता हो, मैं बोलूं। समाप्त कीजिए। हाँ, मुझे आप विषय रखने दें। उप सभापति महोदय, यह जो विधेयक आया है, जो इन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लेकर के आई थी, ये एक सच है, भाजपा सरकार लेकर ही आई थी। इन्होंने कहा कि अच्छा भी हुआ है, आधा वाला बाद वाला ये बोल नहीं पा रहे, नहीं तो वहां रह नहीं पाएंगे, मैं जानता हूं। अब मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस अच्छे से ही संतुष्ट नहीं है, वह इस अच्छे को और अधिक अच्छे में बदलना चाहती है। आप समाप्त कीजिए, बस हो गया। मैं दूसरा स्पीकर बुलाता हूं। उप सभापति महोदय, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलिएगा नहीं, भाई मैं बात रख लेने दीजिए आप लोग। वहां तो कोई बोलने वाला है नहीं, उनका समय मुझको दे दीजिए। वो सब तो भाग गए। नहीं, जो आपका पार्टी के समय वही आपको मिलेगा। जी जी। द नेक्स्ट स्पीकर इज सुखेंदु शेखर राय। Thank you, sir. Let me first quote from a reply of Minister of State, Ministry of Corporate Affairs on 1st April 2025 to a question in the Lok Sabha. I quote the reply only. To facilitate expeditious resolution process under IBC 2016, etc., the government has made 6